अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और सुबह ही सुबह आपका और हमारा साथ है, लेकिन हम आज जो अपने प्रोग्राम का आगाज़ है, रोज़ हम स्मोक की डिस्कशन करते हैं। मौसम ऐसा है, आलूदा फ़िज़ा है, ये है वो है, लेकिन आज स्मोक पर तो डिस्कशन होगी। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त शहरियों को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो ये है कि एकदम से हमारे ट्रैफिक पुलिस के अंदर से ना एक जादू जागा है। और ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि सुबह उठे और हर शख्स के पास उनका लाइसेंस मौजूद हो, जिस पे वो चालान कर सकें, या फिर जो भी वॉलेशन करता है तो उनके पास एटलीस्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद हो। अच्छा। और माशाल्लाह हमारी आवाम ने तो ठेका उठाया हुआ है कि हर गलत काम हमने करना है और हर जो कानून है उसकी वॉलेशन हमने करनी है। वॉयलेशन को ना बाकायदा फैशन समझा जाता है। Exactly. अच्छा, जो पेरेंट्स और जो इस वक्त जो नौजवान बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अब अगर आपने गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलना है, पेरेंट्स से हम ये कहेंगे कि अपने बच्चों को बगैर लाइसेंस के बाहर ना निकलने दें। अगर आपका बच्चा अंडर एज है, अगर उसकी एज इतनी नहीं है तो खुदारा फिर उसको बाहर ना निकलने दे। बहुत सख्त उन पे FIR दर्ज हो रही हैं। हाँ। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब इतना ज़्यादा रश बढ़ चुका है, जब से आपको पता है DHA वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद से पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हर मोड़ पर जो ट्रैफिक वार्डन है वो खड़े हुए हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी गाड़ियां बंद की जा रही हैं। उसकी फिर वजह ये हुआ है, बर्डन बढ़ चुका है। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बाकायदा कुछ मराकिज़ मजीद खोले गए हैं रश की वजह से। कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि एकदम से जब स्ट्रिक्टनेस की गई है ना, तो ये कहा जा रहा है कि हर इंसान के पास, हर शख्स के पास लाइसेंस मौजूद हो। अब ये वीडियो में आप देख सकते हैं, अब थोड़े से मराकज़ हैं और इन थोड़े से मराकज़ में लाखों की तादाद में लाहौर शहर के अगर सारे शहरी उमड़ आए अपना लाइसेंस बनवाने के लिए, बेचारे शहरी ख्वार हो रहे हैं, लंबी कतारों में लगे हुए हैं, 5-5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। अब अपना रोज़गार छोड़कर, अपनी जॉब्स को छोड़कर वो लाइसेंस की लाइनों में लगे, और उसके बाद भी उनका टोकन लेने के बाद भी नंबर नहीं आता है। तो पहले तो अगर एकदम से अगर स्ट्रिक्टनेस करनी है तो आपके उसके ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ तो ऐसे इंतजामात करने चाहिए, है ना, कि शहरी जो है वो परेशान ना हो। अच्छा, हमारे यहाँ ना एकदम जोश आता है। पहले तो हम किसी सानहे का, किसी बड़े हादसे का वेट करते हैं। जब वो हादसा हो जाता है फिर अचानक से हमारे इदारे भी जाग जाते हैं। अब बड़ी तादाद में चालान तो किए जा रहे हैं। अब जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं ना, तो कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। लोग 6-6 घंटे अपनी जो डेली वेजर हैं, अपनी जॉब से टाइम निकाल कर वहां पर दरबदर जलील हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कोई मैकेनिज्म हो दुनिया ऑनलाइन उस पे ये ऑनलाइन एग्जैक्टली कि आपका फर्स्ट स्टेज होता है लर्निंग लाइसेंस। जिनका लर्निंग लाइसेंस है, एटलीस्ट जिन्होंने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना है, उनको तो आप ऑनलाइन फैसिलिटीज़ देना। उसके बाद उनकी टेस्ट ड्राइव ली जाएगी और उसके बाद उन्हें लाइसेंस इशू किया जाएगा। अब जो इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं, आप उन्हें ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस अलाउ कर दे। जिनके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है, फिर लर्निंग लाइसेंस लेने के फिर 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद, एटलीस्ट मिनिमम 15 डेज कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो जो परमानेंट लाइसेंस है वो नहीं बन सकता। तो इजी है, आप लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन कर दे। अब इतनी बुरे तरीके से अगर हमारा ट्रैफिक का निज़ाम फ्लॉप हो रहा है और उसमें एकदम से आपने रश लगा दिया है कि अब लाइसेंस होना चाहिए हर किसी के पास, फिर उसके बाद लाइसेंस अगर जिन्होंने इशू करना है उन्होंने कुछ ऐसे मोबाइल वैन्स बनाए ना। आपको पता है नादरा की जानिब से भी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए एरियाज में मोबाइल वैन्स बनाई जाती थी। आपने ऐसी मोबाइल वैन्स इंट्रोड्यूस करवा दे कि अगर किसी ने अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाना है तो वो इन मोबाइल वैन्स पे जाके करीब जाके आप ले सकते हैं। कि आप देखें कि पूरी दुनिया, पता नहीं हम अभी भी पत्थर के दौर में रह रहे हैं। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। अब तो बाहर आप बड़े बड़े इदारों में जाएं, एक भी शख्स नहीं है। मैनुअल सिस्टम से वो लोग कब के बाहर आ चुके हैं। ऑटो जनरेटेड सिस्टम होता है। हमारे यहाँ अभी भी वही फरसूदा निज़ाम है। अच्छा, सिस्टम हम बनाते हैं, अगर हम ऐप्स बनाते हैं तो वो सिस्टम इतना नाकारा होता है, थोड़ा सा बर्डन आता है तो वो कोलैप्स कर जाता है, सिस्टम ही बैठ जाता है। इलेक्शन में भी आपने देखा था RTS बैठ चुका था। तो इस पे हमें लॉन्ग टर्म काम करने की ज़रूरत है। उजलत के अंदर, जल्दबाजी के अंदर आपने लोगों को 2-2 हज़ार रुपए के चालान कर रहे हैं। अब जब लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, आप उनको माहौल तो ऐसा दें कि लोग इनकरेज हो। जब आप जाते हैं, इतनी लंबी लंबी लाइंस देखते हैं, लोग फिर वापस आ जाते हैं। लोग कहते हैं इतनी लंबी लाइन में लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बजाय कि हम अपनी जॉब पर वापस जाएं। सेकेंडली, जो भी पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो भी बच्चे हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है
कि ट्रैफिक कवानीन की वॉलेशन ना करें, क्योंकि अभी डायरेक्ट FIR, इवन इफ़ यू आर अंडर एज, आपकी डायरेक्ट FIR लॉन्च हो रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर रिकॉर्ड। आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अपने आप को एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में आप इस पे तमाम क्राइटेरिया पे पूरे भी उतरे, लेकिन आपके इस FIR की वजह से करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आप एलिजिबल नहीं है। फिर अगर आप बैरून मुल्क जाते हैं तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आप पर FIR लॉन्च एक मुल्क के अंदर हुई है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत मुश्किल मरहला है। तो इस वजह से अपनी लाइफ को, फ्यूचर को, आने वाले जो फ्यूचर है उसको तबाह कर देंगे सिर्फ दोस्तों के साथ शौकियाँ मारने में। अपने आप को वो लड़कपन में होता है ना कि एक अजीब एक किस्म की एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह से आप अपना फ्यूचर जो है ना वो डार्क कर सकते हैं। तो हमारी इस प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे अंडर एज हैं उनको गाड़ी बाहर ना दें, उनको लाइसेंस के लिए प्रवोक करें, लाइसेंस बनवाएं। और हमारी पुलिस से भी, IG पुलिस साहब से भी दरख्वास्त है, ठीक है आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी ये होश आया है, लेकिन जो शहरी वहाँ पर आना जा रहे हैं उनके लिए सहूलियात पैदा करें, अपने सिस्टम को अपग्रेड करें, जो मोबाइल वैन्स हैं उनको एक्टिव करें ताकि लोग भी इंकरेज हों, फैसिलिटेट हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कुछ हमारे वज़ीर आज़म जो केयर टेकर सेटअप के हैं, अनवारुल हक काकर साहब, जो कि जो है मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। अबू धाबी का दौरा किया है उन्होंने, और इसके साथ साथ अभी कुवैत के, मैं देख रही थी न्यूज़ में, कुवैत के जो हैं वहाँ के अमीर कतर कुवैत, उनसे भी जाकर मिले हैं। तो मतलब मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। और अच्छी बात यह है कि इस केयर टेकर सेटअप में होने के बावजूद अनवारुल हक काकर साहब इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्जैक्टली, वो अपने इकोनॉमिकली जो एक पहिया है ना पाकिस्तान का, उसको वो चलाए हुए हैं। और बहुत से अरबों, लाखों अरबों डॉलर्स जो हैं वो मुफाहमती याददाश्त जो हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के, वो साइन हो चुके हैं अबू धाबी के साथ, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। एक तो ये है कि इनके हम करीब आएंगे, मिडिल ईस्ट के साथ करीब भी आएंगे, इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होगा। 20 से 25 अरब, 20 से 25 लाख और करोड़ नहीं, 20 से 25 अरब डॉलर की UAE पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, सरमायाकारी करेगा। ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स यहाँ पर आएंगे तो जॉब क्रिएशन भी पैदा होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं तो वो भी बड़ी हद तक रिजोल्व होंगे। बस इसमें अब कोई अल्लाह करे ये चीज ना लग जाए, टीटी लगे ना लगे, इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। कंटिन्यूटी के साथ जब ये इतने मुफाहमती याददाश्त हो रहे हैं साइन, जब यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा जी ठेके लेने के लिए बोलियां लग रही हैं, इलीगली हो रहा है। मतलब हर प्रोजेक्ट को हमने ना पोल्यूटेड करना, ये जैसे पाकिस्तान ने ना अपना एक वतीरा बना लिया है। तो ये हम जैसे लोग हैं, हम अवाम हैं, हर चीज़ आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, प्राइवेट सेक्टर भी तो बीच में चले अभी पहले आए तो सही ना, उसके बाद टीटीज भी मिल जाए, लेकिन आए तो सही। पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। शाहिद साहब, सर ये जो बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं 20 से 25 अरब डॉलर की, अगर वाकई ही UAE इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान के अंदर, तो आपको लगता है बड़ी हद तक हमारे ये जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो रिजोल्व होंगे, हालात बेहतर होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जो MOU होते हैं, ये तो बेनज़ीर के ज़माने में 20 अरब डॉलर का अमेरिका के साथ हुए थे, इमरान खान ने भी रिफाइनरी किए थे। तो MOUs की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती, लेकिन इस वक्त आर्मी चीफ ने भी जो कोशिशें की हैं, तो इसमें देखना यह है कि सरमायाकारी तो आएगी दिसंबर में, शायद रिकॉर्डिंग में आ जाए, क्योंकि एक परेशान कुल सरमायाकारी की जाएगी। क्योंकि वो जो हमने रिकॉर्ड किया था वो तो 11 अरब डॉलर का जुर्माना देने के लिए दिया था ना, बचने के लिए। अब अगर उसी शराइत पर आप सऊदी अरब को या किसी को देते हैं तो वो तो मुश्किल पड़ेगी। तो बुनियादी चीज़ ये कि फ्री लंच कहीं नहीं होता, ये आप देख लें। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 7 दिन के लिए मिडिल ईस्ट के दौरे पे गए हैं। अब ये देखिए ना कि ये देखना होगा कि आप मुल्क में क्या तो अपनी सरमायाकारी की भी तो बात करें। बुनियादी चीजें मुल्क में अपनी सरमायाकारी लोग नहीं कर रहे। अभी आपने निजी से प्राइवेट सेक्टर की बात की, वो तो सरमायाकारी कर नहीं रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए टैक्स की चोरी भी बढ़ रही है, और उसके बाद कौमी बचतें भी गिर रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि दूसरे मुल्कों के पैसा अगर आता है उनकी शराइत पर, तो उससे मईशत कभी बेहतर नहीं हुआ करती। इसलिए कि 25 अरब डॉलर तो CPEC में आ चुका है, और आपने देखा कि हमारा पिछले साल जो ग्रोथ रेट था वो शायद मनफी हो जाएगा जब आप फाइनल फिगर आएगी। तो ये अब तक अपनी पॉलिसियां जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से
इस किस्म की बातें हैं, इससे एक मार्केट सेंटिमेंट्स तो पैदा हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज भी शायद ऊपर चला जाए, जो कि बरकरार नहीं रहेगा। रुपए की कदर तेजी से गिरनी कम हो जाएगी, लेकिन वो फिर गिरेगी। असल चीज़ ये है, मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल करें और हकीकत पसंदाना दावे करें, गैर हकीकत पसंदाना ना करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? निगरान वजीर खजाना ने कहा अभी, शमशाद अख्तर ने, मईशत बेहतर हुई और महंगाई कम हो रही है। अरे भाई साहब, अक्टूबर में जो महंगाई थी, नवंबर की फिगर अभी 3 दिन के बाद आ जाएंगी, उसमें मेरे ख्याल से 3 इजाफा होने वाला है, 100 बेसिस पॉइंट्स, तो वो फिर बढ़ चुकी है। तो ये देखें मईशत की सिमत कहाँ है। अभी खेल क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं। हुकूमत कामयाबी के दावे कर रही है, ठीक है। IMF ने, क्योंकि हमें 2024 में अपने चुंगल में फंसाना है कि बड़ा कर्जा देके बड़ी सख्त शराइत रखें, तो इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि आप कोई पेशगी शर्त नहीं करें, आपकी मईशत बहुत अच्छी है। लेकिन अगला जुमला ये कहा, अगर ये हो गया, अगर आलमी मंडी में तब्दीली आ गई, अगर सियासी हालात खराब हो गए। स्टेट बैंक वो मईशत में बेहतरी और की बातें कर रहा है, साथ में कहते हैं अगरचे ये खतरा मौजूद है। इसका मतलब ये हकीकत की पसंदी की हम बात करें, हकीकत पसंदी ये है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, मईशत की शरह नमू, वो भारत से 1/3 से भी कम है। उनका 7 है, हमारा 2 है। उनकी महंगाई जो है वो 5% है, हमारी महंगाई इस वक्त जो है इस साल होगी 27%। उनका डिस्काउंट रेट 6% है, हमारा डिस्काउंट रेट 22% है। हमारी गुर्बत उनसे ज़्यादा है, महंगाई हमारी उनसे ज़्यादा है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि अब अभी बिजली के नर्ख तो बढ़ने हैं, आपको पता है। ये भी हमें बता दिया गया है कि गैस के नर्ख बढ़े हैं, लेकिन जनवरी में फिर बढ़ेंगे। आलमी मंडी में कल तेल की कीमत अभी तो कम हो रही है, क्या होता है आपको, जंगें जारी हैं, इसराइल की जंगी कार्रवाइयाँ हैं, जंग नहीं है, जंगी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी हालात कुछ भी बदल सकते हैं। तो ये बेयकीनी की कैफियत का जो धचका होता है, वो हमने तैयार नहीं किया। और अगर मैं आपको बताऊं कि कौम को भी अभी सोचना होगा, आज की तारीख में हम जो FBR पैसे जमा कर रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी के दावे कर रहे हैं अवाम पे बोझ डाल के, उसमें से NFC वार्ड आप दे दें तो जो पैसा बचता है, सूद उससे 2200 अरब ज्यादा है। तो अगर 2200 अरब सूद के लिए भी आप कर्जा ले रहे हैं, तो मुल्की कर्जे जो बाकी कहाँ से आएगा? तरक्याती, आपको ये बात पता है कि तरक्याती अखराजात में हम तेजी से कटौती कर रहे हैं और सूद कह रहे हैं कि NFC अवार्ड का पैसा पूरा खर्च ना करें ताकि बजट खसारा कम हो। अब ये NFC अवार्ड तो 5 साल के लिए 2010 में आया था, ये तबाही का नुस्खा था। तो अब मैं रिकॉर्ड पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 2010 में जश्न मनाया गया, NFC अवार्ड आ गया। पहला आदमी जिसने कि पाकिस्तान टेलीविजन पर कहा कि जी ये तो धोखा है, ये तो सियासी है, इससे नुकसान होगा। अब सब कह रहे हैं कि जी तबाह हो गया, लेकिन 13 साल से ये चल क्यों रहा है? ये तो 5 साल के लिए आया था, क्योंकि आप उसमें सूबे भी ऐश कर रहे हैं, वफाक भी ऐश कर रहा है, आवाम कुचले जा रहे हैं, तरक्याती अखराजात में कटौती हो रही है, तालीम और सेहत के बजट में कटौती हो रही है। अगर आप देखें 1980 के लिहाज से तो तरक्याती अखराजात में कम से कम 4000 अरब रुपया कमी हो चुकी है। उस वक्त सालाना उस वक्त 7% हुआ करता था, आज 2% है, ये 2.1% है। तालीम आपने 1/3 कर दी, हमारे 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और उनके जाने का कोई इम्कान नहीं है अगले 50 वर्षों में, क्योंकि आप तो तालीम रख ही नहीं रहे हैं। तो मेरा कहना है आवाम का सोचें, मुल्क की मईशत का सोचें। ये दावे करना स्टॉक एक्सचेंज चला गया, ये जो मुआशी हालात बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं सर, शाहिद साहब ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो लास्ट मंथ से अब कम हो गई है, केयर टेकर सेटअप ने आके थोड़ा सा दिया है, और दूसरा आप ये कह रहे थे कि MOUs तो साइन होते रहते हैं, इसकी इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इसमें आर्मी चीफ भी मौजूद है निगरान वजीर आजम के साथ साथ, तो क्या उनका मौजूद होना और इस तरह से MOUs साइन होना, आपको नहीं लगता कि इट्स अ बिग अचीवमेंट? नहीं, देखिए मैं आपसे पहले ऐसा कर दूं, पहली चीज तो ये है कि अभी जो महंगाई के दावे कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि आप 2 दिसंबर को पोजीशन देख लीजिएगा, बढ़ गई है महंगाई। अब बातें करते रहे, 2 दिसंबर हो जाएंगे, 2 दिसंबर में जब नवंबर की फिगर आएगी पता चलेगा कि ये बढ़ गई है, तो फिर रिवर्स जाएंगे। अब देखिए बैरूनी सरमायाकारी कहीं कोई फ्री लंच नहीं होता। आपको याद होगा कि 9/11 में हमने जब अमेरिका की मदद की तो उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान कर्जों के बोझ से निजात हासिल करके खुशहाल मुल्क बन जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे 127 अरब डॉलर के हो गए। सोवियत यूनियन में जब इन्वेजन किया था 1979 में, मैंने इमदाद ली हमसे, अब मईशत बेहतर हो गई, मगर क्लाशनकोफ कल्चर आ गया। तो आप याद रखें
सरमाकारी जब सलामती के तकाज़ों के साथ आती है तो उनके कुछ मफादात होते हैं, अमेरिका के कुछ मफादात हैं, वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, उनको हमारी मुआवनत की अच्छा सर, ज़रूरत है। आपने कहा शाहिद साहब, आपने कहा कि ये एमओयूज पहले भी साइन होते रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर सपोज हाइपोथेटिकली अगर हम इसको सोच भी लें, कर भी लें इसका हम ख्याल के वाकई में हो गई है, अगर वो हो जाती है तो फिर कोई तवक्को है, कोई उम्मीद है पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होंगे? पीएम तो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक्टिव तो हम सभी होते हैं, सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि $25 अरब जो आपका सीपैक में आया, उस वक्त कहा गया था कि इससे 2% ग्रोथ रेट होगा, बढ़ेगा, यानी अगर आपका पहले 5 होता था तो 7 हो जाएगा। अब पिछले साल तो वो 0.3 कह रहे हैं, वो मनफी है। तो सवाल ये है कि वो $25 अरब जो आया तो कहाँ क्या हुआ? देखिए, एक होती है परेशान कुन सरमायाकारी, आप याद रखें, खाली सरमायाकारी कोई चीज़ नहीं होती। सरमायाकारी वो आती है जिससे आपके इंपोर्ट्स कम हो या आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपके इनसे कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप अगर यही जो सरमायाकारी मिडिल ईस्ट से आने की बात हो रही है, ये आर्मी चीफ की वहाँ मौजूदगी, उन्हीं की वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गया, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये नहीं रहेगा कायम। तो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब क्रैक डाउन कराया था तो क्या रुपए की कदर में कमी पायदार आ गई? नहीं आई। इसलिए 12 जुलाई से आज भी 9 रुपए की कदर टेम्परेरी रिलीफ था, सब कुछ एक वक्ती तौर पे किया गया। परेशान कुल सरमायाकारी उससे कहते हैं जिससे आपका मुफाद ना हो, अगर उसके साथ स्ट्रिंग अटैच होंगी जैसे कि नजर आ रही है, वरना उनको क्या जरूरत थी। तो वो संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उनकी कोशिशों को हमारी स्टेट बैंक ने, हमारी निगरान हुकूमत ने साथ नहीं दिया, इसलिए कि जो क्रैक डाउन वो कर रहे हैं सारी दुनिया जानती है कि वो आर्जी होता है। क्रैक डाउन उसको कहते हैं कि आप लोगों को नाजायज असासों को पढ़कर मईशत को दस्तावेजी बनाएं, आप प्रॉपर्टी की मालियत जो है वो बढ़ाएं, करप्शन को रोकें। हमें अभी तक ये पता नहीं, कहते हैं जी महंगाई पाकिस्तान का अहम मसला है। पाकिस्तान का मसला महंगाई का बुनियादी कभी भी नहीं रहा। पाकिस्तान का मसला करप्शन है, जिससे महंगाई होती है। बदुलवानी, लूट खसोट, मुल्की और बैरूनी अशराफिया का जो गठजोड़ है, उसकी वजह से मईशत तबाह होती है और महंगाई और गुर्बत बढ़ती है। हम कहते हैं जी महंगाई मसला है, महंगाई तो पैदावार है उस बदुलवानी की, करप्शन की और उस गठजोड़ की जो IMF, आलमी बैंक, अमरीका और हमारे इदारे स्टेट बैंक, SECP, FBI, ये सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, पार्लियामेंट, ये जो गठजोड़ करती हैं, ये है असल तबाही। जब आप ये तोड़ेंगे तो खुद ब खुद भारत में अगर महंगाई 5 है तो मेरे मुल्क में 27 क्यों है? और ये शायद नवंबर में, कब परसों जो फिगर आएंगी वो शायद 29% होगी, फिर बढ़ जाएगी। तो ये चीजें हकीकत को माने, कोशिशें अच्छी करें, उसकी तारीफ भी करें, जो खतरात हो वो भी लेकिन जब तक मैं अपना घर ठीक नहीं करूंगा, बाहर के पैसे से कुछ नहीं होने वाला, नुकसान होगा। जब तक यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको नहीं लेकर आया जाएगा, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट जो यहाँ पर मौजूद है उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा बाहर से। वाकई सही बात है शाहिद साहब, हम जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट ले आए तो वो फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के अंदर 53% जो रीसेंट सर्वे है उसमें ये बताया जा रहा है कि 53 मोर देन 50% लोग परेशान हैं कि महंगाई जो है उसकी वजह से जीना दोभर हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों को। सिर्फ पिछले महीने से सिर्फ 5% कमी आई है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और यूनाइटेड नेशन की जो गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट आई है, उसने बहुत ही अलार्मिंग रिपोर्ट इस लिहाज से है। वैसे तो पाकिस्तानी माशरे में ख़वातीन का जहाँ पर बहुत एहतराम भी किया जाता है, बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, लेकिन जो फिगर्स हैं वो बहुत अलार्मिंग हैं, क्योंकि पता है कि हमारे मुल्क में, दुनिया भर में बेशुमार ऐसी फरसूदा रसूमात हैं जहाँ पर औरत के साथ औरत को सबसे ज़्यादा जो विक्टिम जो होती है वो औरत होती है, क्योंकि कमज़ोर चीज़ है, इसलिए बस चलता है तो उस बेचारी औरत पे चलता है। अच्छा, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया भर में 79,000 यानी कि 89,000 ख़वातीन को जानबूझकर कत्ल किया गया है, और इनमें ज़्यादा तादाद जो कत्ल होने वाली ख़वातीन की है उनको किसी दुश्मनों ने कत्ल नहीं किया, उनके अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं, भाई ने, बाप ने गैरत के नाम पर, कारोकारी के नाम पर कत्ल किया। तो इस रिपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना बात हो रही है। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कारकुन इंसानी हकूक़ हसीब इकबाल मौजूद है प्रोग्राम में, उनको खुशामदीद कहते हैं। हसीब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। 2 दिसंबर हर साल औरतों की फलाह बहबूद के लिए और उनके नाम से मंसूब किया जाता है वुमेंस डे के हवाले से।
उससे पहले इस रिपोर्ट का आ जाना, तो फिर तो ये एक साल में एक दिन इस लिहाज से मना लेना कि जी औरतों के लिए सेमिनार मुनक्किद कर देना, दैट्स नॉट इनफ। हमें तो बड़े सीरियसली इन ग्राउंड्स पर काम करने की ज़रूरत है कि इतनी ज़्यादा 2 दहाइयों में तकरीबन मतलब 1 लाख से ज़ायद औरतों को मार दिया गया है और बेगुनाह। हसीब साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, काइंडली अपना माइक में भी आपका माइक जो है वो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। अच्छा, ये इतने अलार्मिंग फैक्ट्स हैं, इसने कम अज़ कम बहुत से पाकिस्तानी माशरे के भी कले ही खोल कर सामने लेकर आया है। इतनी ख़वातीन को, अच्छा गैरत, अगर आपको इतना मसला है उस खातून से, उनको आप घर से निकाल दें, उनको पास ना रखें, लेकिन किसी की जान ले लेना एक इंसान का सबसे जो बुनियादी हक होता है, जो कुदरत ने उसको दिया है, वो हक़ ज़िंदगी है। तो गैरत के नाम पर कर देना और इस चीज़ पे कर देना, तो ये तो इससे मेरा ख्याल है इससे कोई घटिया और बस चीज़ कोई हो नहीं सकती है। वैसे भी रियासत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये जो फरसूदा रसूमात, हमारे आप ट्राइबल एरियाज में जाएं, वहाँ पे बेशुमार ऐसी रस्में हैं और सरेआम ऐसा किया जाता है, पंचायतों में ऐसा किया जाता है। मुझे समझ नहीं आती हमारे इस्लामी कवानीन क्या कहते हैं। मतलब अगर किसी औरत से, किसी मर्द से कोई गलती सरदर्द हो जाती है, तो क्या इस्लाम ये कहता है कि मर्द ने अगर कोई गुनाह किया है तो आप उसको मुआफ़ कर सकते हैं? अगर औरत ने कुछ कर दिया है कोई गैरत पे, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी उस पर मेल और फीमेल दोनों ही मुलविस होंगे ना, तो मर्द को आप माफ़ कर दें और जो लड़की ये है, मेरा ख्याल है ये गैरत नाम के लफ्ज़ का जितना गलत इस्तेमाल हुआ है, जितना नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है और औरत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, ये इस लफ्ज़ को बतौर हथियार यूज़ किया जाता है। मुझे समझ नहीं आती, ज़िंदगी और मौत का जब फैसला करने का इख्तियार अल्लाह ने किसी इंसान के हक़ में रखा ही नहीं, किसी इंसान को दिया ही नहीं है। आप ठीक है, आप अल्लाह ताला ने आपको बना के भेजा है, मर्द इज़ द प्रोटेक्टर, औरत से उसका रुतबा ज़्यादा है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द के हाथ में ये इख्तियार नहीं दिया कि उसकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला बाप के हाथ में, भाई के हाथ में या फिर उसके शौहर के हाथ में होगा। ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला जो है नहीं दिया। और अगर वो और माफ़ी मांग लेती है या अपना गुनाह कबूल कर लेती है, पहले तो ये रिपोर्ट ये बताती है कि ये सिर्फ शक की बुनियाद पर हुआ है। जो रियल डेटा होगा जिसमें वाकई औरत की गलती होगी और अगर माफ़ी भी वो मांगती है, तो माफ़ ना करने का इख्तियार भी अल्लाह ने मर्द के हाथ में या इंसान के हाथ में नहीं दिया है। ये और मेरा ख्याल है कि कोई भी मज़हब, कोई भी रिलीजन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी शख्स खुद उठकर मुंसिफ बन जाए, जज बन जाए और फिर जल्लाद भी खुद बने और ख़ुद ही अपनी अदालत कायम करे। ये किसी भी महज़ब रियासत में, महज़ब माशरे में, महज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता। असल में हमने अपनी सोसाइटी में इतने छोटे छोटे टैबूज़ बनाए हैं, हमारी अना, हमारी गैरत। मैं हमेशा इस चीज़ से मेरा इख्तिलाफ़ रहता है कि मर्द जो होता है ना, उसका दीन जो है वो औरत के सर के बाल से शुरू होता है और पाँव के नाखून पे ख़त्म हो जाता है। वो ख़ुद क्या कर रहा है, उसका ख़ुद करैक्टर कैसा है। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन झूठ बोल के सामान बेचते हैं, नाप तोल में हेर फेर करते हैं, हर बात पे झूठ बोलते हैं। फिर रास्ते पे आप जा रहे हो, ऐसे जाहिलों की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों का हिसाब नहीं देगा। हसीब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से। हसीब, बताइएगा जो बातें हम कर रहे हैं, आलमी दिन से पहले औरत के इस तरह की रिपोर्ट का सामने आना बड़े अलार्मिंग फैक्ट्स हैं। औरत और मर्द तो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। किसी भी महज़ब मुल्क को उठा के देख लें, वहाँ की औरत की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उस मुल्क की तरक्की में। तो इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप, कितने अलार्मिंग फैक्ट्स हैं? मैंने भी आपका सारा वो सुना और सारी इस रिपोर्ट को भी पढ़ा, तो ये वाकई बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि हमारे ममालिक में, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उसमें इतना ज़्यादा काम होने के बावजूद इस तरह की रिपोर्ट्स आना। ये हम सब जो इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो NGOs हैं, चाहे वो मुख्तलिफ अवेयरनेस रेजिंग के इदारे हैं, उनके लिए एक सवालिया निशान बन चुका है। लेकिन इसी के साथ ही हमें एक नए डोर भी ओपन होता है कि नहीं, अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है। इन रिपोर्ट्स का आ जाना, मैं कहता हूँ सही वक्त के ऊपर ये रिपोर्ट आई है, क्योंकि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म मनाया जा रहा है ओवरऑल दुनिया में। तो इस रिपोर्ट को कोट किया जाएगा, इसके ऊपर अवेयरनेस रेजिंग की जाएगी, लोगों तक, कम्युनिटी लेवल तक अवेयरनेस दी जाएगी, डेटा को शेयर किया जाएगा कि ये देखें यहाँ तक सिचुएशन है। बाकी ये है कि जो आपने कहा कि ख़वातीन को उनके जो रिपोर्ट में भी लिखा गया कि जानने वाले पार्टनर्स हो गए, भाई हो गए, वालिद, वो कत्ल कर देते हैं गैरत के नाम पे। वो ये बहुत पाकिस्तान में क्या, इंडिया, बांग्लादेश मैंने काम किया
किया है वहाँ पर, और अफ्रीकन कंट्रीज में भी वहाँ पे भी इसी तरीके से ही सूरत हाल है। और इसमें ये है कि बस हमारे यहाँ ये होता है कि क्योंकि पावर डायनामिक्स है मर्द के पास, पेट्रियार्की सोसाइटी है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। मर्द इनकम के मसाइल हैं हमारे यहाँ, पुअर्टी के है, एजुकेशन को। सबसे बड़ी बात है कि चाइल्ड मैरिज इशू है हमारे मुल्क ममालिक में, कि बच्चियों की शादी कर दी कम उम्र में कि घर संभालेंगी वो, जब वो इस तरह की चीजें कर नहीं पाती हैं तो उसमें फिर ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो हसीब, इसमें फिर जिम्मेदार किसको करार देंगे? हमारे जो सोसाइटी के टैबूज हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, हमारे रियासत जिम्मेदार है, तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कौन है इन तमाम चीज़ों का? हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो हमारी सोशल नॉर्म्स हैं, जो कि हमारी रगों में फैली हुई हैं, वो सबसे बड़ी कसूरवार है। और उसके बाद हम ये कहेंगे हम अपने पेरेंट्स जो हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो कसूरवार हैं कि वो अवेयरनेस को समझते ही नहीं है। वो क्योंकि एक मर्दानगी की तरफ होते हैं, सारी चीज़ें वो समझते हैं औरत एक वजूद ही ना हो दुनिया में, और सारी चीज़ें औरत बस एक घर बैठने वाली चीज़ है, इसको तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सारी सोच जो है, बिहेवियर जो है हमारे, ये कसूरवार है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, गवर्नमेंट के हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट एसोसिएशन हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रोल आता है अवेयरनेस रेजिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में। हम अब 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म का एक मैं आपको बताता चलूँ कि अब ये जो प्रोग्राम्स हैं ये हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ होटल्स में मनाए जा रहे हैं। भाई हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो कम्युनिटीज़ में बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है हसीब, अगर हम स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ग्लोबली छोड़ के हम अपने मुल्क की बात करते हैं, तो हमारे मुल्क के अंदर कितने सख्त कवानीन हैं औरतों के हकूक़ के हवाले से? बताइएगा, ज़्यादा मैक्सिमम सज़ा कितनी है? अच्छा, ये मैं बता दूं, हमारे मुल्क में कवानीन जो है हर सूबे के मुख्तलिफ हैं। अब अगर सिंध का कंपैरिजन पंजाब से किया जाए, सिंध में बहुत ज़्यादा वीमेन राइट के कवानीन हैं, पंजाब में उससे कम है, केपी बलोचिस्तान में ना होने के बराबर हैं। अब जो फेडरल के लॉज हैं वो और हैं, तो हम एक पेज पर ही नहीं हैं लॉज के हिसाब से। और दूसरा ये कि जब अगर कोई इस तरह के केसेस हो जाते हैं वीमेन के और तशद्दुद के केसेस हैं, वायलेंस के, उनके मर्डर के, तो जो इंटीमेट फैमिलीज हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर है, वो माफ कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा। अच्छा हसीब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हसीब इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। हसीब, आप बता रहे थे कवानीन के हवाले से कि हर सूबे के अंदर मुख्तलिफ कवानीन हैं, लेकिन कितने % ऐसे केसेस हैं, क्योंकि आपके पास तो आप तो ऐसे काम करते रहते हैं, तो आपके पास क्या डेटा मौजूद है? कौन से ऐसे केसेस हैं जो मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं जहां पर वाकई कल्प्रेट को सज़ा मिली भी है? देखिए, हमारे यहाँ जो एक बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ रही जो ज़ैनब अलर्ट बिल था, अभी पिछले दिनों एक ज़ारा अलर्ट ऐप भी हमारे मौजूद वज़ीर आज़म साहब ने इनॉग्रेट की। और दूसरा ये कि इनके ऊपर काम हो रहा है अभी तक, लेकिन फिर यही है कि जब फैमिली ही वादा माफ बन जाती है, वादा खिलाफ माफ बन गई और इनके बाद कोई क्रिमिनल को ही माफ कर दिया, तो फिर इन लॉज की कहीं ना कहीं जो एक मजबूती है वो कम होती जाती है। तो इस पे ये है कि हमें फैमिलीज को अवेयरनेस की जरूरत है कि एक खातून की जान गई है, ना कि एक बस कह दें कि ठीक है फैमिली मेंबर था और सारा कुछ हो गया तो गैरत के नाम पे कत्ल हो गया। तो इस पे मुख्तलिफ लॉज हैं, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि लॉ के ऊपर काम करना, मैंने चाइल्ड मैरिज बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, तो उस पर यही था कि हमारे जो पंजाब में है वो लेस देन 18 ईयर्स है, जो सिंध में वो 18 ईयर्स की एज पे है और सज़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये केसेस निकलते आते हैं सामने। तो ये है कि हमें काम करने की इन पर ज़रूरत है और ज़्यादा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हसीब आपका, और वाकई में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी जो ख़वातीन की NGOs बनी हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी ज़िम्मेदार हैं। जिन इश्यूज़ को लेकर एड्रेस किया जाता है वो तो ख़वातीन के रियल इश्यूज़ ही नहीं है। असल इश्यूज़ औरत मार्च में देख लें, जो इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है उनका ख़वातीन से इसका ताल्लुक ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इन NGOs को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली और फिर उसके बाद जो सही इश्यूज़ हैं उनको अगर आप हाईलाइट करेंगे ना, तो फिर शायद सोसाइटी की तरफ से भी उन पर तवज्जो दी जाएगी। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं।
लाहौर के अंदर जो मेडिकल की तालिबा है उसके कत्ल से मुतालिक हम आपको अपडेट देते चलें तो जो उस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम है अब्दुर्रहमान, उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अबूरी ज़मानत हासिल कर लिया है। ब्रेक पर जाने से पहले हम जो ख़वातीन हैं उन्हीं के डेटा की बात कर रहे थे कि किस तरह से कभी गैरत के नाम पर कभी कोई बात करके ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। और यहाँ पर पाकिस्तान के कवानीन, अच्छा ये कैसी बात है कि हर स्टेट के अंदर अलग से कवानीन है और हर स्टेट के अंदर कल्प्रेट्स को सज़ा मिलती भी नहीं है और कोई ऐसे सख्त किस्म के कवानीन भी नहीं है। या जैसे ये मरकज़ी मुल्ज़िम ने अबूरी ज़मानत पहले करवा ली है। इस केस में अच्छी चीज़ ये है कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, वो खुद इसमें एक्टिव हुए हैं। उन्होंने खुद इसका नोटिस लिया है और उन्होंने ये कहा है कि इसके खिलाफ जो है ना भरपूर हम इसको फॉलो अप करेंगे और जो मुल्जिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शराज निसार हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, शराज से बात करते हैं। शराज, ये सारा वाकया किस तरह से पेश आया, अभी तक तहकीकात में क्या सामने आया है, ज़रा डिटेल में बताइएगा। जी बिल्कुल फिजा, बहुत ही अच्छा टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं और ये आपको मैं बताता चलूं कि सबसे पहले पीएनएन ने ये इस इशू को जो है वो सामने लाया। एक जो मेडिकल की तालिबा है उसको गोली लगती है और वो हॉस्पिटल पहुंचती है, जना अस्पताल में उसकी हालत ख़राब होती है। रूटीन में एक खबर चलती है कि जी नामालूम अफराद की फायरिंग से एक लड़की जो है वो ज़ख्मी हो गई है, जबकि पीएनएन जो तहकीक की उसमें ये सामने आया कि जो चूंग के इलाके में निजी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर एक नौजवान लड़का जो 17 साल, जिस तरह पूरे पंजाब में इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है अंडर एज ड्राइवर्स के खिलाफ, तो ये एक 17 साल जो लड़का है वो उस गाड़ी को ट्रैप करता हुआ उसको ओवरटेक करता हुआ निकलता है और वो उसका भाई, जिस तरह ये डिफेंस वाला वाकया पेश है इसी तरह का ये वाकया हुआ है कि उसके भाई जो गाड़ी में मौजूद था उसने इसको रोकने की कोशिश की है और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों वो अंडर एज ड्राइवर और दूसरी फैमिली वो एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन ये जानते नहीं थे। अब जो दूसरी गाड़ी है वो भी उसी सोसाइटी में जा रही है, तो उसने अपने मामू जो मुलजम है मरकजी और उसके दोस्तों को बुलवाया, जो 4 लोग मौका पर पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए फायरिंग कर दी कि ये हमारे भांजे के पीछे गाड़ी क्यों आ रही है। तो उसके बाद जो लड़की जख्मी हुई वो जाँ बहक हो गई। अब उस फैमिली में 13 डॉक्टर हैं। जो लड़की जाँ बहक हुई है वो भी मेडिकल की स्टूडेंट है, उसके वाले जो है वो सऊदीया में है और उन्होंने निजी हाउसिंग सोसाइटी में उसको घर लेके दिया कि आप जब तक डॉक्टर बनोगी अपने घर में रहना। आप उस फैमिली में जो 13 डॉक्टर उनको थ्रेट किया जा रहा है, उस इलाके के जो लोग हैं, उस बच्चे अब्दुर्रहमान के मामू हैं, उन पे 25 मुकदमात दर्ज हैं और 6 साल से वो उसी सोसाइटी में रह रहे हैं। जिस तरह हम उस सोसाइटी के सदर से भी मुलाकात हुई तो उसने ये कहा कि हम 6 साल से उनको सोसाइटी का मेंबर नहीं बनाया गया, सिर्फ इसी वजह से कि वो आए रोज़ किसी ना किसी के खिलाफ कोई ना कोई फ्रॉड करते हैं या मुकदमा दर्ज होता है उनके, तो हमने उनको मेंबर नहीं बनाया, जिससे उन्होंने मकान खरीदिए। 3 घर हैं। अब बहुत ही पढ़ी लिखी सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह कल एहतजाज भी किया गया, उन्होंने ये कहा कि पुलिस उनका कोई साथ नहीं दे रही और चंद रोज़ कबल इन्हीं अफराद ने जिनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ है, इन्होंने 65 लाख रुपए का फ्रॉड किया और चूंग थाने में दरख्वास्त गई, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बाद में उनकी बैठ कर जो है वो सुलह करवा दी गई। तो ये इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं और कानून उस वक्त हरकत में आता है कि 13 डॉक्टर उस फैमिली में उनको थ्रेट किया गया। उसके वालिद बच्ची को दफन करने के बाद वापस चले गए, मामू जो मुदई बने थे वो भी बैठ गए, लेकिन वज़ीर-ए-आला पंजाब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस इसमें जो है वो स्टेट मुदई बनेगी और ऐसा होता है अगर इस तरह के मुकदमात में जिसको थ्रेट किया जाए फैमिली को तो स्टेट मुदई बने और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि ये जो एक कल्चर बन चुका है हमारा कि असला भी होता है और एक डाला साथ लेके चलते हैं वो और पूरे इलाके को जो है वो थ्रेट करती हैं। तो स्टेट अगर मुदई बनेगी तो मुलजमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। एब्सोल्युटली, हम भी शराज यही बात कर रहे थे कि मुस्लिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए स्टेट का बीच में होना बहुत ज़रूरी है। मुदई को तो डराया धमकाया जा सकता है, एटलीस्ट स्टेट को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना। नथिंग इज़ पावरफुल देन स्टेट। तो हमारे यहाँ पर किस तरह से स्टेट इस पे अब मुदई तो बनेगी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो वो कम उम्र ड्राइवर का सामने पेश आया था जिसमें एक ही खानदान के 13 लोग चले गए थे, उसमें भी स्टेट मुदई बनी तो नहीं थी। कवानीन के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप बताइए कि कितने सख्त कवानीन हैं, अगर स्टेट इंटरवेन नहीं भी करती है तो फिर क्या जो कल्प्रेट है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। और फिर दूसरा सवाल ये भी है शिराज के 4 नवंबर को ये वाकया पेश आया है
सीएम ने भी नोटिस लिया है, इसके बावजूद It's been a क्यों month. अभी तक कल्प्रिट जो हैं, बाकी जो मुलजिम हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं? पुलिस का रोल क्या है इस सब में? वजाहत पुलिस का रोल ये है, दोनों वाकयात अभी चंद दिनों में हुए हैं आपके सामने। पुलिस ने उस अब्दुल रहमान नामी ड्राइवर को उस मुकदमे में नामजद ही नहीं किया और उन्होंने एक सिंपल हादसा बना दिया। और पहले ये जो बताया गया कि जी कोई दरीना दुश्मनी है, पुलिस ने तो वाकया को बिल्कुल गोल किया। यही तो बात है, जब कमजोर उसके घर एफआईआर वालों जब ने लॉन्च अहले की इलाका जाएगी में- तो फिर यही हाँ तो जी। होगा। देखिए डिफेंस में भी इसी तरह हुआ, 6 अफराद जाँ बहक हो गए। अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी को तब्दील सिर्फ इसलिए किया गया कि उन्होंने उसी वक्त एक ड्राइवर को ट्रैवल करने की कोशिश की कि इस बच्चे के साथ एक और ड्राइवर भी बैठा था। तो इसी तरह के वाकया जो होते हैं कि अगर कोई स्टैंड ना करे तो पुलिस अपनी मर्जी की, यहाँ पर बहुत कम ऐसा होता है कि जो मुद्दई जो है वो एप्लीकेशन देते हैं उस पर सेम मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, थाने में दोबारा एप्लीकेशन लिखी जाती है, मुकदमा वो दर्ज होता है जो पुलिस चाहती है। अब चूंग वाले वाकया में एक मेडिकल की स्टूडेंट है जिस फैमिली में 13 डॉक्टर्स हैं और उनके घर जाकर उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आप भी जाएंगे जान से। उसका वालिद वापस चला जाता है, लेकिन ये जरूर कह के जाता है वज़ीर-ए-आला पंजाब को कि मैं इसका इंसाफ जो है वो अल्लाह ताला से लूंगा, जिसके बाद इनिशिएटिव लिया गया। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि इस तरह की हरकत वही करता है जिसके पास कोई 4 पैसे हैं या जो बहुत ही बाअसर है। आपको याद होगा इस्लामाबाद में भी एक वाकया हुआ था, शाहजेब कत्ल केस वाला, उसमें भी स्टेट ही मुद्दई बन गई थी। चूंकि मुद्दइयों को थ्रेट किया गया था, वो सजाए मौत के बाद वो इस तरह विक्ट्री का निशान बनाता रहा वो मुलजम। तो ये एक वो जेस्चर है जिसको कम करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है। अगर सबके लिए कानून बराबर नहीं होगा तो अब ये जो कानून है जिसकी बात हम कर रहे हैं ये 58 साल पुराना कानून है और उसमें लिखा हुआ है अंडर एज ड्राइवर या जो आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है मुस्तनसर फिरोज इस पे इनिशिएटिव ले रहा है, तो हाईकोर्ट को कहना पड़ा है कि आप जो है वो जरूर कार्रवाई करें। तो ये कानून तो 58 साल से मौजूद है, क्यों नहीं इस पर इतना अमल दरामद हुआ कि आज हम फंसे हुए हैं उसी कानून में? ये सिर्फ ये वजह है कि जिसके पास कोई असर रसूख है, जिसके पास 4 पैसे हैं, वो कानून को कुछ भी नहीं समझता। अब इसको ट्रायल केस बनाएं, किसी भी एक केस को ट्रायल केस बनाना चाहिए। चूंग वाले वाकया में पूरी सोसाइटी जो है वो एहतजाज तो कर रही है और वो ये भी कह रही है कि हमने कई बार जो है वो थाना चूंग पुलिस को ये बताया है कि इस इलाके में जो लोग रह रहे हैं 6 साल से उनके घर में असला मौजूद है, जो कि साबित भी हुआ है। फिर उसके बाद उनका इतना इन्फ्लुएंस है उन जिन पे 24 मुकदमा दर्ज हैं कि उन्होंने गार्ड जख्मी लड़की को उस सोसाइटी से बाहर नहीं निकलने दिया और गार्ड्स को कह दिया कि इन्होंने हमारे घर पे फायरिंग की, आप दरवाजा बंद कर दें। और गार्ड्स जो है वो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब लड़की के जो जाँ बहक होने की वजह है, उसको एक गोली लगी है लेकिन वो जाँ बहक हो गई। उसको पहले जख्मी हालत में बाहर ही नहीं जाने दिया गया। और फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उस लड़का जो अब्दुल रहमान है उसको उस मुकदमे में शामिल ही नहीं किया गया। तो ये सारा पुलिस की मिली भगत से ही होता है। अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब बिल्कुल सही आपने कहा है कि पुलिस की मिली भगत से होता है। और मोहसिन नकवी साहब को हम इस पर दाद देंगे कि उन्होंने बाकायदा इस पर अहकामात जारी किए हैं और खुद एक्शन भी लिया है। बहुत शुक्रिया शिराज आपका। अब ज़रा सियासी सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सियासी मंजरनामे से जनाब आजकल नेशनल गवर्नमेंट की, कौमी हुकूमत की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त सुनाई दे रही है। आसिफ जरदारी साहब ने भी इससे पहले एक इंटरव्यू में इसका इम्कान जाहिर किया था। अब फिर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने भी कहा है कि अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट बनती है तो हम इसकी हिमायत नहीं करेंगे। अब नेशनल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस के एंड कुछ अर्सा पहले ये नेशनल गवर्नमेंट की बात होना, इससे पहले हुकूमत की बात होना, आप देखिए कि पीडीएम भी तो एक नेशनल गवर्नमेंट थी, एक्सेप्ट पीटीआई, बाकी तमाम जमातें तो हिस्सा थी। बट फिर भी वो वोट के उन्होंने आई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पिछली हुकूमत को साइड पे किया और फिर वो आए। लेकिन नेशनल गवर्नमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे हैं। आखिर नेशनल गवर्नमेंट बनने के इम्कानात कितने हैं? अगर नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है तो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या होगा? सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग सर। और सर आपको क्या लगता है ये जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है नेशनल गवर्नमेंट की, मौजूदा हालात में इसके इम्कानात कोई दिखाई दे रहे हैं आपको? मुमकिन होगा ऐसा? देखिए हम पाबंद हैं। चीफ जस्टिस साहब ने तो कह दिया कि ये बात ना कहो कि इलेक्शन नहीं होंगे। हम भी कहते हैं इलेक्शन होंगे, हर सूरत में इलेक्शन होंगे। लेकिन इस तरह की अगर फजा पैदा की जाए कि 7 फरवरी तक ये तासुर दिया जाए कि शायद इलेक्शन ना हो, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए,
तो कुछ लोगों का ख्याल है कि 8 तारीख को इलेक्शन ज़्यादा पीसफुल करा दिए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन की हाई क्रिएट नहीं होगी और उसके नतीजे के तौर पर इलेक्शन बड़े स्मूथली हो जाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल किया। कुछ लोग कहते हैं कि सचमुच इलेक्शन कराने का इरादा हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता और इलेक्शन नहीं होंगे। ये भी एक नुक्ता नज़र पाया जाता है। इसका ये कहा जाता है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कौन सा इलाज है जो इस मुल्क में चल सकता है, कौन सा तरीक़ाकार है जो कोई एक सबूत पेश कर सकता है। उस सिलसिले में कहा जाता है, जैसे ये कहा गया कि नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए। नेशनल गवर्नमेंट में ये तस्वर किया जाता है कि पीटीआई की नुमाइंदगी भी दी जाए। और पीटीआई के आपको मालूम बेशुमार लोग जो है टूट चुके हैं और टूटने के बाद वो अपने आप को पीटीआई का कह रहे हैं। वो चेयरमैन के साथ नहीं है, वो अलग से अपनी डफली बजा रहे हैं। उनको ले लिया जाए, कुछ दूसरों को ले लिया जाए। ये जो पुरानी गवर्नमेंट थी जो 14 महीने 16 महीने चली है, उससे इसलिए मुख्तलिफ होगी कि उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल होगी। देखिए, जो भी आइंदा गवर्नमेंट आनी है, हमारी मुक्तदा ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात की कोशिश करनी है कि हम कम से कम इक़्तिसादियात के हवाले से, मईशत के हवाले से वही एजेंडा चलाएं जो चल रहा है। आज अगर 20-25 अरब डॉलर की एक हमने MOU साइन किया है UAE के साथ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने मजाक में किया है। और इस MOU में अगर इंटरिम हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं जिनका इख्तियार नहीं है इलेक्शन कराने के अलावा, और साथ आर्मी चीफ बैठे हैं, तो क्या इस बात का ऐलान नहीं है कि हमारी फौज तय कर चुकी है कि हमने इस मुल्क की मईशत को भी संभालना है और दूसरे मसाइल को भी तय करना है। इसको तय करने के लिए उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर नहीं होते तो कौन सा बंदोबस्त करता है जो मुल्क को आगे ले जा सके और दूसरों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। तो इसके ख्याल से यही होगा कि एक नेशनल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पीटीआई की भी नुमाइंदगी हो, यानी पीटीआई माइनस चेयरमैन, तो सबको एक्सेप्टेबल होगी। और बेशुमार लोग हैं जो पीटीआई के जो इधर आने को तैयार होंगे और इसके लिए माइनस चेयरमैन पीटीआई, तो फिर पीटीआई का कोई वजूद ही नहीं बाकी रहा। वो जो माइनस करने के बाद जो बाकी बचे कुछ लोग थे वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, तो अब तो सिर्फ चेयरमैन पीटीआई बाकी रह गए। प्लस अगर जमहूरी हुकूमत बनती भी है, कौमी हुकूमत बनती भी है, तो इस सारी सूरत हाल में इकनॉमिकली जब हम बिल्कुल अकेले रह चुके हैं, फिर हमारे बॉर्डर्स पर मतलब देखिए हमारी क्लैशेस चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ भी, इंडिया के साथ भी, और फिर ग्लोबली इतना ज़्यादा रिसेशन है कि उधर फ़लस्तीन की जंग है, उधर यूक्रेन की जंग है। मतलब इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि कौमी हुकूमत इज़ अ गुड ऑप्शन, या फिर ऐसी गवर्नमेंट को आना चाहिए है कि वो 172 सीट्स लेकर आए, अपनी हुकूमत बनाए, जिसके जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो बहुत अच्छी हो, फॉरेन जगह पर ताल्लुकात बहुत अच्छे हों? देखिए, ये तो मैं हमायत नहीं कर रहा कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, ये तो बिल्कुल हमायत नहीं कर रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन लोगों का एक प्लान जो बन सकता है, जो ऑप्शन इनकी नज़र में हो सकता है, वो क्या है। और वो ऑप्शन यही है कि पीटीआई के लोग, फर्ज किया परवेज अलाई पंजाब में चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, फर्ज किया मोहम्मद अली या कोई और आदमी जो है, परवेज कटक छोड़ दीजिए, वो खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, और फर्ज किया फिर वफाक में कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। तो इनका ख्याल है कि इस तरह से शायद हम हुकूमत चला लें। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि असल चीज़ प्रायोरिटी ये है कि जिस तरह से इंतखाबात करा लिए जाएँ, और इंतखाबात इस तरह कराए जाएँ कि कम से कम नज़र आए कि हमने इसको में कुछ धांधली की है या पोलिटिकल इंजीनियरिंग की है, या ये साफ और शफाफ नहीं है। ये इसी सूरत में मुमकिन होगा जब रिजल्ट को 19-20 के हिसाब से बदलने की कोशिश की जाएगी, और अगर ये 15-20 के हिसाब से बदलने की कोशिश की जाएगी या 10-20 के हिसाब से बदलने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसे इंतखाबात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। 100% राइट। लेकिन मीर साहब अब तक ऐसे इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो मैं एक आपसे बड़ा छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि कोई क्यों रिस्क लेगा ऐसे इंतखाबात कराने की? ये भी एक थिंकिंग है ना कि इंतखाबात के रिजल्ट मर्जी के मुताबिक नहीं आ रहे होंगे, और उनको नजर मर्जी के रिजल्ट कैसे आएंगे, इसका अंदाजा मेरी इतलात के मुताबिक हमारी एजेंसियां जो हैं अगले महीना, ये जो महीना 4 दिसंबर का, इसकी 5, 10 और 15 तारीख के दौरान, कोई 5 कहता है, कोई 10 कहता है, कोई 15 कहता है, एक अपना तफसीली फैसला दे देंगी अपनी मुक़्तदरा को, अपने बॉसेस को, और अगर हम पोलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या आएंगे, और हमारे डिजायर्ड रिजल्ट क्या होने चाहिए, वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। इसके बाद ही कोई फैसला होगा
कि मुल्क की हमारी किस्मत, मुल्क की क्या हमारी किस्मत क्या होगी, हम पर कोई मुसल्लत किया जाएगा या हमें अपने वोट की ताकत के जरिए से किसी का इंतखाब करने दिया लेकिन मीर जाएगा। साहब, अगर ये नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है तो आप समझते हैं नेशनल गवर्नमेंट का बनना ही हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके लिए बहुत बड़ा धचका है एक किस्म का, कि नेशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि आप अपनी मर्जी के लोग उठाते हैं, हर पार्टी को नुमाइंदगी देते हैं और उसके बाद जो है आप वो गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है। आप समझते हैं इससे कहीं ना कहीं मजीद हमारी जमहूरियत है उसको धचका लगेगा? डेमोक्रेटिक कंट्री में तो इस तरह के मंजर नहीं होते सर। देखिए, अब एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी मौजूद है, एक दबिस्तान फिक्र ये मौजूद है जो कहता है इस वक्त जमहूरियत अहम नहीं है, पाकिस्तान अहम है। हाँ जी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट भी कह रहा है कि जमहूरियत अहम नहीं, पाकिस्तान अहम है। और एक स्कूल ऑफ थॉट तो बड़ी क्लियरली कह रहा है कि अभी पाकिस्तान जमहूरियत के लिए उस तरह तैयार नहीं है। पाकिस्तान क्या थर्ड वर्ल्ड के मुल्क उस तरह तैयार नहीं है जो कि वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी को राइज कर दिया जाए। और एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये भी कह रहा है कि वेस्ट में भी डेमोक्रेसी बाद में आई थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया था। ये बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट जो आजकल डिबेट्स चल रही हैं और बहुत से हल्कों में ये डिबेट्स सुनता हूँ, तो इस तरह की बहसें भी होंगी, इस तरह की बातें भी होंगी, इस तरह के तजिए भी होंगे, लेकिन दुआ कीजिए कि माफ कीजिएगा कि मरहला नाजुक है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए। हम इस मरहले से बसलामत गुजर जाएं जो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो सर, नेशनल गवर्नमेंट का अगर कयाम मार्ज़ वजूद में आ जाता है तो इक़्तिदार का हुमा फिर किसके सर पे बैठेगा? लीड उसको मियाँ साहब ही करेंगे, नवाज शरीफ साहब करेंगे, बिलावल साहब करेंगे, जरदारी साहब करेंगे? वो आपको क्या बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर तो नवाज शरीफ साहब नवंबर दिसंबर में मुल्क से बाहर चले जाते हैं 10 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का कहकर, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें इक़्तिदार नहीं सौंपा जा रहा। और दूसरी बात है कि नवाज शरीफ भी अपने एक ढप के आदमी हैं, अगर उन्हें बराह रास्त इक़्तिदार मिल रहा होगा तो शायद उनके लिए एक्सेप्टेबल भी ना हो और दूसरी हाल तशवीश ना हो, वरना वो शहबाज शरीफ की तरह इक़्तिदार में बैठना पसंद नहीं करेंगे। वो डिफरेंट तरह के आदमी हैं, वो डिफरेंट मुख्तलिफ मिट्टी के बने हुए शख्स हैं। मुझे अंदाजा है दोनों भाइयों के जो फ़र्क है, मजाज का फ़र्क है और एक अंदाज का फ़र्क है। अब होने क्या वाला है, देखिए साफ बात मैं कह रहा हूँ, अभी किसी को यकीन नहीं है कम अज़ कम 15 दिसंबर तक इस मुल्क में आने वाले दिनों में क्या होगा। इंतज़ार कीजिएगा। और अगर ये नेशनल गवर्नमेंट सारे सोचे छोड़े जाते हैं, ये फिर छोड़े जाते हैं कि देखिए लोगों का तासुर क्या होता है, क्या लोग नेशनल गवर्नमेंट पे तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी बनी हुई है आजकल, उसके बहुत सारे वजीर खुले आम ये कहते फिरते हैं कि साहब इस बात का कोई इम्कान नहीं कि इलेक्शन हो, खुले आम कहते फिरते हैं और वो इस एतमाद से बैठे हुए हैं कि हमें शायद आइंदा 4 या 5 साल तक ये हुकूमत चलानी है। वो गलती पर है, लेकिन किस्सा ये है कि इस तरह की फजा पैदा की जा रही है कि कम अज कम वो जो हाइप क्रिएट ना हो जो इलेक्शन का बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन इलेक्शन की फजा जब तक वैसी नहीं होती, हम इलेक्शन को साफ और शफाफ नहीं समझते। ये हमारा मजाज है। दुनिया में ऐसी फजा नहीं होती। कई बार अक्सर मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, सारे काम चलते हैं, वोटिंग के दिन भी लोग दफ्तरों को जाते हैं, आते हैं, अपना वोट देते हैं, फिर मसला हल हो जाता है। कोई खास इस तरह की गहमा गहमी नहीं होती और ना पोस्टर लगते हैं, ना बड़े जलसे होते हैं, ना कोई हो जाता है। सब कुछ नॉर्मली वैसे चल रहा होता है। बट मीर साहब, अभी तक के हालात में, अभी तो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी तो शायद मजीद गर्मा गर्मी हो, कौन सी जमात आपको फेवरेट नज़र आ रही है कि इसके चांसेस हैं वोट ये ले सकती है? नहीं, वोट तो अभी पीटीआई के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीटीआई क्या अपना पोलिंग स्टेशन में अपने बंदे ला सकेगी? हाँ। क्या उसके कैंडिडेट मौका मिल सकेगा? बल्ले खड़े रह सकेंगे या जल्दी जल्दी भाग जाएंगे? वो तो अब भागे हैं उस वक्त जब उनका चेयरमैन भी नहीं होगा, तो क्या कब तक खड़े रह सकेंगे? ये एक अलग कहानी है और कोई कहानी ये बिकने वाली नहीं है। लोग नहीं हिले। इमरान खान के बारे में जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है और दुरुस्त हो रहा है, ये भी गलत नहीं है। उनकी करप्शन के किस्से, उनके दूसरे सारे किस्से मैं उसका जाती तौर पर समझता हूँ कि दुरुस्त हो रहा है। मुझे भी शौक पहुंचा है। मुझे नहीं अंदाजा था कि इमरान के अंदर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो जाहिर हो रहा है। सब ठीक है, लेकिन लोग साथ तक कहते होगा जी ठीक है, पुराने भी ऐसे थे।
सभी ऐसे हुआ करते हैं। वो लोग सर यही कहते हैं ना कि बाकी कौन से भी दूध के धुले हुए हैं, बाकी भी तो यही लोग हैं, वो फिर गुड कॉप और बैड कॉप की लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, और लेकिन वो कुछ लोग तो ऐसे वो कहते, वो तो इमरान को समझते हैं कि आसमान से उतरा हुआ कोई देवता है, इसके बारे में सब अफवाहें हैं। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है। बिल्कुल, ये भी एक माइंडसेट। लेकिन यही इमरान के लिए खतरनाक बात है। इमरान के लिए खतरनाक बात ये है कि मैं बड़े साफ लफ्जों में ये कहा करता हूँ कि अगर ये तय हो जाए कि इस शख्स के बगैर लोग आगे नहीं जाएंगे जमहूरियत को लेकर, तो उस शख्स को आने दिया जा सकता, जबकि उस शख्स के बारे में मुझे खतरा हो कि उसके आने से बहुत से लोगों के सर जो है तन से जुदा हो जाएंगे। मेरा मतलब है कि उनका मुश्किल तारीफ हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा है, बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब आपके वक्त का। अब नेशनल गवर्नमेंट आती है या कोई भी गवर्नमेंट आती है, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ना वो आगे चलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो इस चीज़ की गुमाजी है कि जब तक हमारी ये अनसर्टेनिटी जो बरकरार रहेगी तब तक हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी इलेक्शंस की रहना लाजमी है, तभी हालात कहीं बेहतर जा सकते हैं। और अवाम का जो वोट है, वोट का हक अगर अवाम के पास है तो फिर जो अवाम ने इलेक्ट किया है उसी का इक़्तिदार में आना वो भी बड़ा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशरामदीद कहते हैं और अभी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे प्यारे से मेहमान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ठेका उठाया है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे। वैसे तो ये हर पाकिस्तानी की, हर मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए कि अपने घर, अपने इर्द गिर्द जहाँ पे वो रहता है और इस प्यारे पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखे। आपको पता है कि बार बार कैंपेन्स भी चलती हैं कि प्लास्टिक बैग्स, डायपर्स, इनको जो है गलने सड़ने में बहुत एक साल दरकार होते हैं, क्योंकि ये फिर सिवरेज के अंदर जाते हैं, लाइनें ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है और प्लस ताफुन फैलता है। तो इन्होंने ये ठेका उठाया कि अपने इर्द गिर्द घर से आगाज़ किया कि जो डायपर्स हैं, जो बच्चों के इस्तेमाल शुदा डायपर्स हैं, वो अपने इर्द गिर्द के जितने भी एरिया के करीब करीब जितने भी डायपर्स हैं उनको इकट्ठा करके 12 किलोमीटर दूर अपने एरिया से जाकर फेंकते क्या हैं। जज्बा है। अच्छा, हम लोगों को ना, हम भाषण तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन एक होता है अपने हिस्से की शमा जलाना, अपने हिस्से का काम करना। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे लोग जो होते हैं ना, असल में यही हमारे हीरोज हैं। एग्जैक्टली। हमारे तो इस्लाम में कहा गया है सफाई निस्फ ईमान है। हम अपने घर के रेडियस तक तो चीजें साफ रखते हैं और घर के बाहर गंद फेंकते हैं, और घर के बाहर जो है ना हम ये फुटेज में आप देख सकते हैं। ये है पर जाते हैं इमरान महमूद, जो कि ऐसे डायपर्स पिकनिक प्लेसेस पर, अपने इर्द गिर्द पार्क्स में, अपने घरों के बाहर जो डायपर्स होते हैं, ये ख़ुद वो डायपर्स को पैक करते हैं और उसके बाद इनको साफ़ सुथरा रखने के लिए, ये मुजफ्फराबाद का एक गांव है जहां पर नशापर, वहां पर ये शख्स अपने गांव से दूर फिर 12 किलोमीटर दूर फेंक कर आता है। नो डायपर मुहिम इन्होंने चला रखी है और इसके लिए कोई इनको तनख्वाह नहीं मिलती है। ये होता है एक जिम्मेदार शहरी जिसने रियलाइज़ किया है कि यार पाकिस्तान अपना घर है, इसको साफ़ रखना है। और ऐसे ही लोग जब होते हैं, इनको देख के बाकी लोग भी फिर हिम्मत पकड़ते हैं, माहौल साफ़ करते हैं। तो ये लोग हीरो हैं हमारे। तो इमरान महमूद आज हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आप तो वाकई ही में हम सबके हीरोज़ हैं, रोल मॉडल हैं हम सबके लिए, कि जो हमारे लोग हम देखते हैं पिकनिक प्लेसेस पर जाते हैं, बजाय वहाँ के जाके माहौल को मज़ीद अच्छा करें, हम वहाँ पर गंद फेंक कर आते हैं, क्या तासुर अपना छोड़ के जाते हैं। इमरान, आपको ये जज्बा फिर 12 किलोमीटर डायपर्स को, गंद को वहाँ छोड़ कर आना, डंप करने के लिए जाना, तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिली इमरान आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और ये तकरीबन 8 से 10 साल पहले की बात है, क्योंकि हमारा जो गांव है वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चश्मे वगैरह हैं, पानी यहाँ से लोगों का नीचे घरों में हज़ारों की तादाद में नीचे घर हैं, उनमें पानी जाता था। तो लोगों के इधर जो डायपर थे तकरीबन वो पानी के पास इर्द गिर्द वो फेंक देते थे, जिससे पानी बहुत होता था। आपको पता है तरह तरह की बीमारियाँ इससे जन्म लेती हैं। मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इनको उठाया जाए और लोगों को ऐसी मुहिम शऊर पैदा किया जाए ताकि लोगों को यहाँ से जो है अपने गन को इकट्ठा करें और इसको जो वो डस्टबिन में डालें।
और इधर क्योंकि हमारे दूर दराज इलाका है, इसमें जो है वो डस्टबिन वगैरह या बल्दिया को कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जिसमें हम ये उसको जो है वो जाके जो डस्टबिन में डालें। तो फिर हम इनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके जो है हम 12 किलोमीटर दूर, क्योंकि बल्दिया का वहीं पे है जो सिस्टम है, वो वहाँ पे जो हम जाके तो उसको कूड़ादान में डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपके इस मुहिम में, क्या आपके एरियाज़ में, आपकी फैमिली में या आपके मोहल्ले में रहने वाले अफराद, क्या वो भी आपकी इस काविश में आपके साथ मौजूद हैं, हेल्प करते हैं आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, ख़ास तौर पर मेरे दोस्त सबाब काफ़ी सारे जो मेरे साथ अभी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। आपने शायद मेरे कई इंटरव्यू में देखा होगा कि वो मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी यही काम करते हैं। और जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, मेरे साथ वाले गाँव हैं, उन्होंने उस गांव में भी हमने मुहिम शुरू की है। वो भी इंशाल्लाह जब डायपर होता है, क्योंकि डायपर और प्लास्टिक ऐसी चीज़ है ये जो है ना, ये ख़त्म भी नहीं होती ना, तो जलाया जाए तो फिर माहौल आलूदा होता है। हमने माहौल को साफ रखना है जी, इसको आलूदा नहीं करना। तो ये हमारी काविश है छोटी सी, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए आमीन। और हमें अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें। और इसके लिए जो इमरान, काविश आपकी कामयाब हो या ना हो, बट आप कामयाब हो चुके हैं। हज़ारों लोग, लाखों लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। आपने बताया है, एहसास दिलाया है कि सफाई करने के लिए आपका अपना मुल्क है, हम लोगों को ही इसको साफ़ रखना है, बाहर से आके तो किसी ने सफाई नहीं रखनी है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि जब आपने इस काम का आगाज़ किया, क्या देखते हैं कि लोग आते हैं दूसरे एरिया से, जब गंद वहाँ पे फेंकते हैं, जब ये डायपर्स इस तरह की चीज़ें ताफुन उठता है, ज़ाहिरी बात है तकलीफ़ तो होती होगी बहुत ज़्यादा आपको। फिर अब इस वक्त लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? आपकी इस काविश के बाद कुछ इस चीज़ों में कमी आई है? लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि यार वाकई में हमें ख्याल करना चाहिए, माहौल अपना साफ़ रखना है हमने? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम रास्ते में बाइक पे या किसी गाड़ी पे जो है डायपर वगैरह या कूड़ा करके जो हम उठा के लेकर जाते हैं, या कोई ऐसा हमारे इलाके में एक इधर छोटा सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है, इधर डैम बना हुआ है, उधर पार्क भी है। हम पार्क से हमने जो है कूड़ा करकट वहाँ से उठाया, लोगों ने देखा ये भी उठा रहे हैं, ये कोई अच्छा काम है, चले हम भी करते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ जो है शुरुआत की। आजकल वो अल्हम्दुलिल्लाह से वो जगह बिल्कुल क्लीन होती है, साफ़ सुथरी है वो जगह। और जहाँ से हम गुजरते हैं वो देखते हैं लोग, देख कर भी जो है वो कोई ना कोई काम करता है, वो हमें देखता है भाई ये सफाई कर रहे हैं, हम भी करें, हम भी अपने घर को साफ सुथरा रखें। अल्हम्दुलिल्लाह जो एरिया का इलाका है वो तो साफ है, अभी थोड़ा थोड़ा रहता है जो दूर दूर है। तो अच्छा, अगर संडे को बच्चों को लेकर जाया जाए पार्क्स में कि वो इस तरह से कूड़ा करकट जो है वो पिक करें, उसको डंप करें, तो उनको बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी मिल जाएगी, बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी, फन भी हो जाएगा और उनको एक्टिविटी, तरबियत भी होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आने वाली नस्लों के लिए साफ़ सुथरा माहौल ये कितना ज़रूरी है कि आप अपने आने वाली नस्लों को एक साफ़ शफाफ इन्वायरमेंट दें? जैसे स्मोक की वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है, तो हुकूमती सतह पर क्या ऐसे इकदाम हैं, आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या किए जाने चाहिए इमीडिएटली? ये देखें कि तकरीबन 20 किलोमीटर के एरिया में जो है ना वो बल्दिया का कोई इधर जो है ना वो डस्टबिन नहीं है। 20 किलोमीटर के एरिया है, यहाँ पर बल्दिया ने कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया हमारी गवर्नमेंट ने कि उसमें जो है कम से कम इस गन को, इस डायपर को इकट्ठा किया जाए। और कम से कम मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये लोग जो हैं वो शाफर को यूज़ करें, शॉपिंग बैग ना लाया जाए। उसके लिए मैंने ये करूँ, ये पुराने ज़माने में जिस तरह होता था कि एक कपड़े का बैग बनाए, मैंने शुरू किया। कपड़े का बैग में सब्जी लेने गया, पहले तो ये होता था कि लोग कहते थे यार ये किधर बाबा किधर से आ गया जी, पुराने वक्तों का, ये इसमें कपड़े का थैला रखा हुआ है, इस तरह लोग कहते हैं ना। तो मैंने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 20-25 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल शॉपिंग बैग नहीं यूज़ करते, वो बिल्कुल कपड़े का थैला बनाया हुआ है उन्होंने, वो भी साथ लेकर जाते हैं, उसी में सब्जी फ्रूट जो कुछ भी लाना हो घर का वो उसी में लेके आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि एक प्लास्टिक बैग से रिप्लेस करके कपड़े के थैले की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता होगा इमरान के, जब इस तरह आप देखते होंगे कि लोग इतने ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, हर्ट भी होते होंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहा यार क्या मैंने ठेका ले रखा है, लोग तो बाज नहीं आ रहे हैं, कभी ना कभी इस तरह की फीलिंग्स भी तो आपको आती होंगी? देखिए आप पॉजिटिव सोचें, कम से कम आप अपने जहन में पॉजिटिव सोचें
तो मैंने शुरुआत की। देखे मैं पहले अकेला था, अभी 8-10 लोग, वो भी अपने घर का, अपने मोहल्ले का या दूसरे गांव के लोग हैं, वो भी तो लेके जा रहे हैं ना। वो मेरी एफर्ट थी, मैंने शुरू किया तो वो भी तो लेके जा रहे हैं ना। ये एक काफिला तो शुरू हो गया ना, शमा आपने जलाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे ये बढ़ती गई। तो टूरिस्ट जो आते हैं कश्मीर पे, मुजफ्फराबाद में ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पर आते हैं, उनके गन को आप साफ कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आप तो वहाँ पर इन इलाकों के रहने वाले, इलाका मकीन है। तो उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो हमारे मेहमान हैं, इधर आए, हमें उन्हें वेलकम कहते हैं। जब भी हमारी उन्हें कोई ज़रूरत पड़े तो हम उनके साथ उनकी गाड़ी में या कोई ऐसा भी मसला हो, हम उनके साथ भरपूर तावन करते हैं। फिर वो हमारा इधर आज़ाद कश्मीर का एक पुलिस का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो टूरिस्ट पुलिस कहलाती है, वो उन लोगों के साथ हेल्प करती है। हम यही करते हैं, उनके पास भी जाते हैं, उनको भी बताते हैं कि आप जब टूरिस्ट आएँ उनको ये बताएं कि कूड़ा करकट जो है इधर उधर नहीं फेंकना, डस्टबिन लगी होती है पार्क में या किसी भी जगह, तो आप उसमें डालें। प्लीज़ ऐसा ना करें या आपने चीज़ यहाँ पर खाई है रेपर वही फेंक दें। तो ये तो माहौल को लूजा करने वाली बात है। और माहौल को आप साफ सुथरा, जितना आप साफ सुथरा रखेंगे एग्जैक्टली उतना ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया, इमरान महमूद हमारे साथ मौजूद थे। और वाकई माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि जैसे ये इमरान ने एक शमा जलाई है, जो चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है इस वक्त स्मॉग की वजह से, और कूड़ा करकट को हम इजीली ऐसे प्लास्टिक डायपर्स इनको भी आग लगा देते हैं जिससे फ़ज़ा आलूदा हो रही है। प्रॉपर एक डंपिंग स्टेशन होना चाहिए जहाँ पर इनको डंप किया जा सके, फिर वहाँ पर प्रॉपर एक मैकेनिज्म के तहत इनको रिसाइकल किया जा सके। बहुत शुक्रिया इमरान, और आप जैसे लोग तो इस सोसाइटी में होने चाहिए हैं, क्योंकि हमने और इमरान को साफ रखना है। हम सबको भी सबक सीखना चाहिए है। हम लोग अगर वहाँ पर जाते हैं तो अपने जिस एरिया का हम वहाँ से आते हैं उसका तासुर परसेप्शन अच्छी छोड़ के जाएं। ये ना कहेंगे वहाँ के लोग ये जाकर कहें कि यार ये जगह से आए थे, इतने गंदे लोग हैं। हम सबको इसका ख्याल रखना है। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हेल्थ सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक कि अपनी स्किन को किस तरीके से सर्दी की शिद्दत से बचाया जा सके, क्योंकि जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता है आपको पता है कि ड्राई पैचेस, इचिनेस, फंगस और एक्नी, खैर एक्नी तो कम ही डिस्टर्ब मेरा ख्याल है कि सर्दी डैंड्रफ हो जाती है। सर्दी दुश्मन है हमारी स्किन की। सर्दी विंटर्स आने की देर है, चेहरे पे ऐसी ऐसी चीज़ें नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ड्राइनेस होती है तो फिर स्किन के हवाले से बहुत से इश्यूज जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सर्दियाँ अब आ तो चुकी हैं लेकिन रंग को डार्क कर देती हैं। आप और पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला ही, जितने मर्जी वाइट हो जाएं लेकिन उनको हमेशा से ना ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि कॉम्प्लेक्शन जो है ना हमारा मजीद, मतलब हमें कोई बाहर से गोरा आके कहेगा यार तुम हमसे ज़्यादा वाइट हो तो फिर हमें यकीन आएगा। लेकिन सर्दियों में ऐसा होता है कि हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो टू टोन डार्क हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन होता है ऐसा। फिर बालों में आपको डैंड्रफ फील होती है। नहीं, अक्सर लोगों को आप देखें ना वो बिल्कुल मल्टी कलर्स, मल्टी शेड नज़र आते हैं। इतना हिस्सा वाइट है, यहाँ से ब्राउन है और हाथ काले हैं, तो वो एक अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। नो कमेंट्स। नहीं, हकीकत बात है, हम लोग इतने ज़्यादा पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि बस रंग गोरा चाहिए, वो फिर अजीब ही रंग बिरंगे से बन जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आज हम सेगमेंट लेकर आए हैं कि इस विंटर्स में आप अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर रीच खालिद हमारी प्यारी सी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रीच, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और उम्रा करके आप आई हैं, हम बस आपसे ना आप खजूरें और पानी बस आब ज़मज़म लेने के लिए आ रहे हैं प्रोग्राम के बाद। तो मुझे ये बताइए कि खुद तो आप नूरानी और ख़ूबसूरत होकर आ गई हैं और माशाल्लाह से आप हमेशा ही इस तरह से चमकती नज़र आती हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या टिप्स देंगी कि वो किस तरीके से ये ड्राइनेस, इचिनेस और ऑयली बालों का हो जाना, मतलब क्या बुनियादी वजह है, क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, पहले तो फिर मैं बड़ा ऑफेंड हुई है वजाहत ने जो कहा है कि जी पाकिस्तानी अवाम को गोरा होने का कॉम्प्लेक्स है। असल में पाकिस्तानी अवाम को नहीं है। आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, हाँ। अगर आप गोरों में चले जाएं तो वो टैन होना चाहते हैं। आप कालों में चले जाएं वो गोरा, और पूरी दुनिया में है। देखिए, वाइटनिंग का जो अगर आप स्टार्ट देखें तो दैट इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। ये अगर इंजेक्शंस भी हैं तो सबसे पहले कोरिया में स्टार्ट किए गए थे।
इनफैक्ट जो सबसे पहले इस्तेमाल किए गए थे वो अमेरिका में किए गए थे और रिसर्च वहां पर हुई थी, उसके बाद फिर कोरियंस ने इसको बहुत ज्यादा हाइप दी। सो इट्स नॉट लाइक बेचारे पाकिस्तानी, वो हमारा बस बेचारे पाकिस्तानियों पे चलता है ना। तो आप यकीन करें किसी भी मुल्क से होके आने के बाद ना आपको बहुत रियलाइज होता है कि पाकिस्तान से अच्छा ना मुल्क है और ना कोई कौम है। बेशक। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक है। बाकी जहाँ तक ये मौसम का आपने देखा है सिलसिला चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली स्मॉग बहुत बड़ी एक दुश्मन होती है, हमारे स्किन है, बाल हैं, सब चीज़ों के लिए, सारी एक्सपोज पार्ट्स के लिए। अच्छा, उसमें ना कुछ थोड़ी सी चीज़ों की मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि अक्सर लोगों को लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी स्किन ड्राई हुई हुई है तो हमें कोई एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं है, तो हमें बिल्कुल डेफिनेटली स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। और आपकी लिए वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो एक लेयर ऊपर बन गई है वो एक्सफोलिएट हो जाएगी ऊपर से, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो डर्ट है, वो सब निकल जाएगा। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीक में 2 दफ़ा एक्सफोलिएशन करें। और उसके बाद आप तो एक्सफोलिएशन की बात करें, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि साबुन तक नहीं यूज़ करते, कि मुंह नहीं धोना, खाली पानी से ही मुंह धो लेते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे। अच्छा, ये ले देखिए क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके देखिए बाहर के एनवायरनमेंट में जो स्मॉग है वो आपके साथ क्या कर रही है, वो इम्प्योरिटीज आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना रही है, उसकी वजह से क्लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जनरेट, एक क्योंकि वो ड्राई है, कि आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी का लेवल नहीं है तो आपकी वैसे ही स्किन ड्राई हो रही है, लेकिन एक ऊपर से ड्राई लेयर जम जाएगी तो वो अब आप मुझे बताओ कहाँ से अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एक्सफोलिएशन की, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब सीरम्स छोड़ दें, 2 सीरम्स वो इस सीजन के लिए पकड़ लें, और वो हैं विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड। आप मुझे दुआएं देंगे। हाइलुरोनिक एसिड का डॉक्टर रीच वैसे भी एक बहुत ट्रेंड आया था, तो वो तो खुद मुझे ऐसा लगता है होता तो वो मिनरल फॉर्म में है। आई थिंक इट्स अ बिट ड्राई, या मॉइस्चराइज तो वो स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। उसको लगाने का तरीका अगर आपका ठीक नहीं है तो आप पूरी बॉटल एक दफा में लगा लें, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उसका तरीका ये होता है कि यू हैव टू अप्लाई इट ऑन डैम्प स्किन, यानी कि आपके चेहरे में जब नमी मौजूद हो, आपने चेहरा धोया और उसके बाद हल्का सा आपने जस्ट लाइक किसी भी चीज से, टॉवल हो गया या टिश्यू हो गया, आपने उसके साथ जस्ट हल्का सा आपने थपथपाया और आपके चेहरे पे थोड़ी सी नमी मौजूद है, उस वक्त आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाना है। अच्छा, ये भी जहन में रखें फिजा कि इट्स वर्ल्ड वाइड रिसर्च कि अगर आप मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हैं तो उसका तरीका भी यही होगा। Exactly. अगर आप ड्राई स्किन पे लगा रहे हैं हाइलुरोनिक एसिड या मॉइस्चराइजर, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, एब्जॉर्ब भी नहीं होता वो अच्छे से। अच्छा, दूसरी चीज डॉक्टर साहिबा ये है ना कि सर्दियों में एक तो ये होता है, विंटर्स में वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, ड्राइनेस की एक वजह वो भी होती है। फिर दूसरा ये बताइएगा कि हम लोग वार्म वाटर से शॉवर लेते हैं, गर्म पानी से सर्दियों में बहुत ज़्यादा नहाते हैं, कुछ लोग नहाते भी नहीं है अक्सर, लेकिन नहाते हैं तो हमारी यही होती है कि गर्म पानी से हमने नहाना है, तो इससे भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि डेंड्रफ और ड्राइनेस जो है पैदा होती है, गर्म पानी के नहाने से नुकसान होता है स्किन का। बिल्कुल होता है, लेकिन पहले मुझे वो मैंने इंसान ढूंढने जो नहाते ही नहीं है। नहीं, कुछ लोग बड़े लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, मशहूर कर रहे हैं आप। नहीं नहाते हैं, बट 1-2 दिन का गैप डाल देते हैं, 1-2 दिन का। हमारे पैनल पे बुखारी साहब होते हैं, वो भी इसी तरह ही करते हैं। नहीं तो हमारे पैनल प्रोड्यूसर हैं बुखारी साहब, वो भी 1-2 दिन का गैप डाल देते हैं, तो इसलिए मैंने उनकी मिसाल दी है। बेशुमार ऐसे लोग होते हैं। बस ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने पॉइंट आउट कर दिया। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी ना तो मैं एहतियात करूंगी। सर्दियों में नहीं समझ ले, जिसके पास से आपको भर भर की खुशबू आ रही है ना, दैट मीन्स कि उसने शावर नहीं लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है, वरना आपके अंदर आपने सिर्फ बॉडी वॉश की हो, आपके वैसे ही फ्रेशनेस आपको फील हो जाती। लेट्स नॉट गो टू दैट डिबेट। अपने टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, अब आगे से गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ड्राइनेस बढ़ जाती है। अच्छा, आपने एक तो ये कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली आपके बालों के लिए भी ठीक नहीं है, वो आपको डैंड्रफ कॉज करेगा, डैंड्रफ की वजह से फंगल इन्फेक्शंस होती हैं,
और क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इस मौसम में बालों को उस तरह खुश्क नहीं कर पाते हैं, या अगर करते हैं हेयर ड्रायर से करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एयर ड्राई कर नहीं पाते हैं तो वो नमी रहती है, वो लॉक्ड रहती है, तो वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो एक तो उसमें आप पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा आपने ये करना है कि हल्का सा आप उसको लेकर आए ल्यूक वार्म वाटर पे, ठीक है। और आपके बॉडी टेम्परेचर आपके लिए सादा सा ये है कि आपकी जो जिस्म का दर्जा हरारत है आपने उसके करीब करीब रहना है। इट्स नॉट लाइक जब आप यूर टचिंग 70, ठीक है, आप 38 है आपका, आप ज्यादा से ज्यादा 40, 38, 36 इसके अराउंड आप रहे। डॉक्टर साहब कैलकुलेटेड तो हम लोग नहीं है कि हम इतना कीन आपको अंदाजा देता है ना हाथ से गा के, नहीं उसमें बड़ा देखिए सादा से सबसे ज्यादा इंसान का जो सेंसिटिव पार्ट है वो आपके ये हाथ होता है, ठीक है, जो ये आपके टिप्स है, आप उसको टच कर रहे हैं तो आपको कोई वो बहुत ज्यादा आपकी स्किन के टेम्परेचर से ऊपर नहीं लग रहा, ठीक है, यानी कि आपने एक दफा हाथ डाला और आपको निकालना पड़ा, यानी कि वो इतना गर्म था, ये मतलब है कि पानी ज्यादा गर्म है। हाँ, वो आपकी मतलब कितने गर्म पानी में रिएक्शन ये आया कैसे सकते हैं, शावर के लिए भी तो पानी इतना होना बर्दाश्त करके, हाँ एग्जैक्टली, थोड़ी देर हम बर्दाश्त करते हैं तो चलें हम खड़े हो जाएंगे एंड विल डू इट, और वो शुरू में गर्म रहता है लेकिन उसके बाद मजा बहुत आता है। अगर आपकी बॉडी ने फर्स्ट रिएक्शन ये दिया है कि आपका हाथ गया और वो फौरन पीछे हुआ अनइंटेंशनली, दैट मींस तो ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म उसको आप थोड़ा ठंडा। हाँ, वैसे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बड़ा जरूरी है ऐसे लोगों को सीधा करने के लिए उनको ठंड में भी ठंडे पानी से नहलाएं, फिर देखेंगे उनकी डैंड्रफ कैसे होती है ये हमारी गैस कंपनी के जो 2-3 दिन के बाद नहा रहे हैं वो वीकली वैसे इस टाइम पे वीकली बेसिस पे चले जाए, वीकली बेसिस पे चले जाए। दूसरा आपने जो हाईलाइट किया है कि हमारी गैस मिल कहाँ आ रही है, वैसे ये ठेका हमारी हुकूमत ने उठाया हुआ है ना, गैस तो वैसे नहीं आ रही, तो ठंडे पानी से ही अक्सर लोगों को जो है ना गुजारा करना पड़ता है। आप लोग ना बस उठ के हर वक्त हुकूमत को क्रिटिसाइज करें, ये आपकी बेहतरी के लिए कर रही है हुकूमत, कि आप गर्म पानी से ना नहाएं, क्या बात है, आप जैसा स्पोक्स पर्सन हो ना गवर्नमेंट का। कसम से डॉक्टर साहिबा आपको हेल्थ मिनिस्ट्री मिल जानी चाहिए, जितना जबरदस्त आपने इसको जस्टिफाई किया ना। इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा टाइम कम है, आपके पास हम हाजिर होंगे, फिर आपसे खजूरें और जमजम भी पियेंगे और इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रीज आपके वक्त का। नाज़रीन हमें इजाजत दें, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।